हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पॉलिटी का टॉपिक है हम लेके आए हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखे थे, और उसके हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किए थे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आज हम देखेंगे प्रीएम्बल का पार्ट शुरू करेंगे, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ से आपकी पीपीटी भी मिल जाएगी। ठीक है, स्टडी विद अनुक ये आपका टेलीग्राम चैनल भी है इसी में, तो यहाँ पर आप फिर पीपीटी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा जिससे पीपीटी आपको इजीली मिल जाए, और लिंक भी हम दे देंगे इसमें आपको चैनल की। वीडियो लास्ट तक जरूर देख करिए, और ज़रूर अपने जो सजेशंस हो, कमेंट्स हो, ज़रूर किया करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम कुछ और भी चीज़ें, नई चीज़ें ऐड ऑन भी कर सकते हैं, या कुछ ऐसा लगेगा जो कुछ इनोवेटिव है, जो आप लोग कुछ सजेस्ट करेंगे तो ज़रूर हम उस पर विचार करेंगे। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास में। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रीएम्बल, अगर पढ़ने की बात करें तो प्रीएम्बल है कैसे, क्या लिखा हुआ। प्रीएम्बल यह है, पहले हम सिर्फ प्रीएम्बल सुनाते हैं पढ़ के, फिर इसके बाद इसके डिटेल डिस्कशन करेंगे कैसे कहाँ से आया। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialistic secular democratic republic and to secure to all its citizen। ठीक है, और क्या दिया, जस्टिस दिए गए इसमें 3 टाइप्स, कौन से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस दिए गए। लिबर्टी किसकी दी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और फिर इसके बाद इक्वलिटी दी गई स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, यानी कि जॉब वगैरह में जो दिया जाता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फिर दिया फ्रेटर्निटी, मतलब क्या होता है, भाईचारा। ठीक है, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस। ठीक है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे, यानी कि 26 नवंबर, 26th डे ऑफ नवंबर 1949, डू हेयर बाई अडाप्ट, मतलब हमने अडाप्ट किया, इनेक्ट किया, एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को दिया, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन है इस पार्ट से ही, बहुत से क्वेश्चन आएंगे, और बहुत से क्वेश्चन इससे ही आते हैं, कुछ थोड़े से इससे रिलेटेड क्वेश्चन और होते हैं जो देखेंगे, वो भी देखेंगे। तो अगर हम एक मोटा मोटी देखें, आपको प्रीएम्बल के बारे में क्या कह सकते हो आप, कि प्रीएम्बल अगर आपसे पूछता है तो कोई है क्या। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई कोई बुक खरीदते हैं हम, तो बुक में क्या है, प्रीफेस लिखा होता है या प्रस्तावना लिखा होता है। तो प्रीएम्बल भी क्या है, एक तरह से क्या है, सिंपल सिमिलर अगर उसी की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बुक है वो क्या है, एक बुक है, और उसका जो प्रीफेस है यानी कि प्रस्तावना, उसका एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, किसमें दिए गए हैं, वो आपको प्रीएम्बल में दिए हैं। ठीक है, तो वही आप समझिए। तो प्रीएम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात करें क्या करता है, यह इंट्रोडक्शन कराता है। ठीक है, क्या है आपका, प्रीएम्बल इज अ इंट्रोडक्शन है, क्या है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका क्या कराता है, परिचय है, एक तरह से इंट्रोडक्शन कराता है। दूसरा का शब्दों में, अदर शब्द में क्या है, यानी कि ये क्या और भी क्या कह सकता है, कह सकते हैं कि ये टेल्स अबाउट बेसिक इंग्रेडिएंट्स। बेसिक इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है भाई, कोई भी आप रेसिपी जैसे तैयार करते हैं लोग, तो उसमें क्या छोटे छोटे पार्ट्स जो लगते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक कंसोलिडेट की गई है। तो बुक बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या मटेरियल चाहिए, तो ऐसे लॉ बनाया गया हमारा, इतना बेसिक पूरा लॉ ऑफ द लैंड बनाया गया। तो उसमें क्या पार्ट, जैसे यूनियन टेरिटरी के पार्ट जोड़े गए, तो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरह की जो रूलिंग होगी हमारी, और हमारी जो वैल्यूज़ क्या होंगी, यानी कि हम किस चीज़ को प्रमोट करेंगे, हम फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं, अपने इंडिया को कहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, तो उस तरह की तो वैल्यू हम अब करेंगे। या जो भी हमारे क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंग्रेडिएंट्स में क्या मतलब, ऑब्जेक्टिव आपके क्या रखे होंगे, गोल्स क्या हैं हमने रखे, जो उस समय के जो लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन जो करते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, ऑब्जेक्टिव होंगे उनके, कुछ गोल्स होंगे जो अचीव करना चाहते होंगे, इतने समय आज़ादी कि हमें आज ये कर लेंगे। या
या भी जो भी उसमें कोई से वैल्यूज़ हैं कि भाई हम लोगों ने जितने भी देखिए फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका सबका सम्मान कर रहे हैं, आज भी करते रहेंगे और उनके आइडियल्स को आगे भी मानना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और उन्होंने एक एज अ मिसाल पेश की कि कहीं एकदम छोटे से वैसे हो के मतलब आप किसी के गुलाम होने के बाद फिर आज़ादी पा गए और उसके बाद किस तरह से हमने आज तक कभी भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कूप हो गया। तो इस तरह के जो एक एक मिसाल हमने दी आपको कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कि एक नया जो इन्फेंट कंट्री था वो डेवलप हुआ और उसने इतनी सारी वैल्यूज़ जो हैं इनकलकेट की अपने संविधान में, और उस संविधान को संविधान में ही नहीं सिर्फ वो लोगों पर भी, और लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट किया। तो ये जो पार्ट्स होंगे, वैल्यूज़ होंगे और फिलॉसफी है कि क्या आइडिया लेके हम चल रहे हैं, किस लेवल पे हमें काम करना है, तो ये कहाँ पे दिया गया आपका प्रियम्बल में दिए गए। इसीलिए कुछ जो आपके मतलब कहने वाले हैं कि जो रिसर्चर होते हैं तो उन्होंने कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और ये कई बार पिछली बार प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है जो हम लिखा रहे हैं। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि प्रियम्बल है क्या, डेफिनेशन जैसे दिया। तो एन पालकी वाला जो साहब थे उन्होंने क्या कहा इसको, एन पालकी वाला के अकॉर्डिंग क्या है प्रियम्बल, या क्या आइडेंटिटी कार्ड है। क्या है प्रियम्बल? preamble is a identity कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? यानी कि प्रियम्बल क्या हमारी आइडेंटिटी कार्ड है किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और इसी की प्रियम्बल को क्या बोला जाता है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, सोल क्या है आपकी, प्रियम्बल है। ठीक, ये माना गया है। आगे देखते हैं, अगर इसी को प्रियम एक और दिया गया है, एक कॉन्सेप्ट किसी ने दिया है, एक आर्टिकल आपने सुना होगा 70, आर्टिकल 32। तो अगर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है आर्टिकल 32 क्या है ये, राइट टू फंडामेंटल राइट है, क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इस आर्टिकल को क्या कहा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंफ्यूजन हो गया, देखिए यहीं पर। तो अगर आपको जनरली क्वेश्चन पूछता है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आपका क्या होगा, प्रियम्बल होगा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो क्वेश्चन क्या पूछता है आपका, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर जी के अकॉर्डिंग क्या है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये जरूर याद रखना है कि दोनों कंफ्यूजन नहीं रहे, कि अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप सिंपल सा जवाब आंसर होगा आपका प्रियम्बल। ठीक है, अगर उसने बोला है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर जी, यानी अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज, तब आप ऑप्शन कौन सा लेंगे, आर्टिकल 32, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है आपका, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। किसके कहने पर, किनके विचार से या किसके सहमति से, अंडरस्टैंडिंग जो उन्होंने बताई किसके हिसाब से बी आर अम्बेडकर जी के हिसाब से। चलिए तो आगे और बढ़ते हैं। फिर इसी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को बोला गया उन्होंने बताया हमने आपको। फिर इसके बाद जैसे आपको के एम मुंशी जी थे, ठीक है, के एम मुंशी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो प्रियम्बल है आपका इज अ होरोस्कोप, प्रियम्बल इज अ होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। होरोस्कोप, होरोस्कोप का मतलब क्या होता है, भाग्य विधाता, भाग्य विधाता या भाग्य निर्माता।
ठीक है, यानी कि भाग निर्माता है प्रियम्बल, होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये किसने कहा था? के एम मुंशी। पालिका वाला जी ने कहा था कि ये आइडेंटिटी कार्ड है हमारा, क्या है ये, एक तरह से क्या था आपका, उन्होंने क्या बोला था, आइडेंटिटी कार्ड है प्रियम्बल, क्या है, आइडेंटिटी कार्ड बोला था। और जो के एम मुंशी जी ने क्या कहा, ये होरोस्कोप है, ठीक है। और देखते हैं, और इन्होंने जैसे आप इन्होंने क्या कहा, एक अर्नेस्ट बेकल जी हैं, क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू, ये भी मतलब हम जितने ही बता रहे हैं लगभग लगभग कई बार क्वेश्चंस में रिपीटेड हैं, पीसीएस में, आईएएस में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए सारे बता रहे हैं आपको, इसलिए हमेशा ये लगभग लगभग आप जब रिविजन बार बार करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जब बार बार वीडियो भी आप देख सकते हो तो आपको आसानी से चीज़ें जल्दी रिवाइज हो जाएंगी थोड़ा, और उसके बाद आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही यहाँ से ही क्वेश्चन आते ही। कौन थे? अर्नेस्ट बेकर। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट बेकर ने क्या कहा, इंडिया जो प्रियम्बल इज अ की टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अर्नेस्ट बेकल जी ने क्या कहा, बेकर जी ने, कि इंडियन जो प्रियम्बल है क्या है, की टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कुंजी है भारतीय संविधान की कुंजी, किसे को बोला, की बोली, कुंजी बोली किसने, अर्नेस्ट बेकर जी ने। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्यों क्यों बोला, क्योंकि जब भी कभी भी एम्बिग्यूटी होती है किसी चीज़ पर तो सुप्रीम कोर्ट किसको बेस मानता है, इसी को बेस मानता है, प्रियम्बल को, और उसके वैल्यूज़ को जो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगी उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, और वो माना जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कहीं पर भी अगर जो भी लॉ बनाए गए और उसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो बेसिक जो रिजल्ट और ओरिएंटेशन या उसका फिलोसफिकल वैल्यूज़ कहाँ से लेते हैं हम लोग, प्रियम्बल से लिखते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, अब बात करते हैं सोर्सेस की, बात करते हैं सोर्स ऑफ प्रियम्बल, कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, कैसे आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सब हम देखते हैं, क्या, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सोर्स की बात करेंगे सिंपल सा, तो कहाँ से लिया है हमने, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कहाँ से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसको पहले क्या बोला जाता था, प्रियम्बल को पहले क्या बोलते थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्या बोलते थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट किया था आपका, प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू जी ने। कब किया था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, कब किया था, ऑन 13 ऑफ दिसंबर 1946 में, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था, जो बाद में क्या हो गया, लेटर में बन गया प्रियम्बल एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। अब क्या हुआ, लेटर इट बिकम प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब बन गया, ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 को। इस दिन हमने क्या किया था, हमने इसे अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या किया था, अपने आप के द्वारा अपने आप को दिया था, यानी अडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था, बट इम्प्लीमेंट नहीं किया था, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, अडॉप्ट और इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो ये हो गया आपका। अगर आप इसके बाद देखते हैं, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया कि जो प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई आपकी लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, कहाँ की ली गई है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं सारा बता रहा हूँ, क्योंकि वनडे में तो आना ही आना, और प्रीसियस में भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आपको मिलेंगे जब आप पेपर देंगे, और पेपर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे सारा का सारा लगभग चीज़ें हम कवर करते जा रहे हैं, और इसमें क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आएंगे हम आगे चल के, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सोर्स और लैंग्वेज की बात करें, और अगर कुछ फैक्ट की बात अगर करना चाहें तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कैसे कि जैसे प्रियम्बल क्या है,
पहले स्टार्टिंग में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल कोई इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है, अब स्टेटस क्या है प्रियम्बल का? प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जब इंटीग्रल पार्ट अगर कोई चीज होगी तो क्या करें, कैन बी अमेंड भी किया जा सकता है। जब इंटीग्रल पार्ट है तो उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज मतलब अमेंड कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, कैन बी अमेंडेड। तो अमेंडेशन क्या हुआ है प्रियम्बल में? अब कौन हुआ है? प्रियम्बल में कब अमेंडमेंट हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ था? सिस, आप याद रखिएगा, सिस का मतलब है सोशलिस्टिक इंटीग्रिटी एंड सेकुलर। ये तीन शब्द क्या लेटर जोड़े गए थे? क्या जोड़ा गया था? सेकुलर, सोशलिस्टिक, सोशलिस्टिक, इंटीग्रिटी एंड सेकुलर जो शब्द हैं ये तीनों जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ये जोड़े गए थे, ठीक है। तो अभी तक एक ही बार हमारे यहाँ पर इसमें क्या हुआ, प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है। अब देख लेते हैं थोड़ा कि प्रियम्बल्स किसके बारे में क्या कहती है। देख लेते हैं प्रियम्बल्स टेल्स अबाउट, यानी कि किसके बारे में क्या कहती है, टेल्स अबाउट, मतलब प्रियम्बल कहती है क्या है। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें हम, ठीक है, तो पहला पार्ट बताती है, पहले क्या बताती है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है हमारे यहाँ पर। क्या है सोर्स ऑफ अथॉरिटी? किसके बारे में बोलती है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो आपने पढ़ा होगा, देखिए हमने पहले ही बताया था आपको, कहाँ, ये देखिए फर्स्ट पेज में क्या था, बी द पीपल ऑफ इंडिया है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? हम बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग हैं इसकी अथॉरिटी की सोर्स, यानी हम भारत के लोग ही किसी को अधिकार दे रहे हैं, यानी कि हम जो भारत के लोग होंगे वो क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कराते हैं और हम पावर देते हैं, यानी अपना रिप्रेजेंटेशन कराते हैं और हमारा रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाता है और वो लॉ बनाता है। यानी कि तो सोर्स ऑफ पावर कौन हुआ? जब हम किसी को राइट दे रहे हैं, यानी हम इलेक्ट कर रहे हैं, हम उसको अधिकार दे रहे हैं कि आप जाके हमारे लिए कानून बनाइए, तो कौन सा सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होगा? तो हम भारत के लोग हो गए, क्या हुए, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। यानी कि कौन हुआ सोर्स ऑफ अथॉरिटी, क्या हुए, पीपल ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ से मिल रहा है? डायरेक्टली क्वेश्चन वहां पे पूछा गया कई बार कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ है, कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो क्या है आपका, पीपल ऑफ इंडिया। अगर आप वो दूसरी बात करें कि तो नेचर ऑफ कंट्री कैसे बताती है, यानी कि नेचर ऑफ कंट्री भी बताती है, कैसे पता? आप देखिए फिर से आगे नेक्स्ट लाइन पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट लाइन में, सॉल्मली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट, यानी बनाना है इंडिया को इनटू, क्या बनाना है, सॉवरेन बनाना है, सोशलिस्टिक बनाना है, सेकुलर बनाना है, डेमोक्रेटिक भी चाहिए और रिपब्लिक। तो यानी क्या, ये नेचर बता रहे कि हमारी सॉवरेन कंट्री होगी, डेमोक्रेटिक कंट्री होगी और सोशलिस्टिक होगी, सेकुलर होगी। तो ये क्या बताता है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन बता रहा है, कौन सी कैसी का नेचर है आपका, सॉवरेन, सेकुलर और डेमोक्रेटिक। तो एक बार इसको क्रम से भी लिखेगा क्योंकि डायरेक्टली क्रम से कई बार पूछा गया क्वेश्चन। सॉवरेन हो गया आपका, सेकुलर हो गया, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्टिक हो गया, सोशलिस्टिक, सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, फिर क्या होगा, डेमोक्रेटिक।
एंड रिपब्लिक। तो ये क्या है, नेचर ऑफ कंट्री बताता है। पहले क्या बताया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, पीपल ऑफ इंडिया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर, इसके एक लेक्चर देखने के बाद खुद ही आपको एहसास होगा। ठीक है, फिर नेचर ऑफ कंट्री क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सॉवरेन सेकुलर, सॉवरेन सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और भी क्या कहती है, दूसरा क्या कहती है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब तो ये एम भी बताती है। तीसरा क्या बताती है, एम यानी ऑब्जेक्टिव भी बताती है। कैसे, आपने पढ़ा, जब पढ़ेंगे उसमें हमने देखी नेक्स्ट लाइन में पढ़ा है, क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन जो प्रियम्बल के, यानी कि जस्टिस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सोशलिस्टिक होनी चाहिए, यानी सोशलिस्टिक मतलब समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। या पॉलिटिकल होना चाहिए, यानी कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशलिस्टिक जस्टिस होना चाहिए। पॉलिटिकल की बात करता है, यानी कि सभी के लिए न्याय हो। लिबर्टी होनी चाहिए, सबको सोचने की आज़ादी होनी चाहिए। इक्वलिटी यानी सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। तो ये क्या दिखाता है आपका, ये प्रियम्बल किसके बारे में भी बात कर रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जस्टिस सबको मिले, यानी कि जस्टिस किस तरह के होने चाहिए, इक्वल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस होना चाहिए। इक्वलिटी यानी लिबर्टी होनी चाहिए, सबके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी के पास जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, और क्या, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, यानी भाईचारा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मनुष्यता अपनाए लोग एक दूसरे के साथ, तो क्या, और सबको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। तो वो सब आएगा, हम प्रियम उसमें भी देखेंगे, फंडामेंटल राइट में भी जब आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर भी देखेंगे। तो क्या है, जस्टिस कौन, कितने तरह के जस्टिस हैं, 3 टाइप के, तो ये सब देखेंगे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, अपॉर्चुनिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट में। तो ये सब जो होंगे, ये क्या करता है, दिखाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो क्या 3 चीज़ हमने यहाँ से देखी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, पीपल ऑफ इंडिया है। नेचर ऑफ कंट्री कैसे पता चला कि ये सॉवरेन है, यानी कि प्रभु संपत्त राज है। ठीक है, और प्रभुत्व संपन्न राज है। सेकुलर यानी कि निरपंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष है। सोशलिस्टिक मतलब समाजवादी है। डेमोक्रेटिक मतलब कि डेमोक्रेसी है यहाँ पर। और रिपब्लिक मतलब कोई भी इलेक्ट हो सकता है, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है, इलेक्टेड है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो किस तरह के ऑब्जेक्टिव हैं कि सभी को जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, और देश को इंटीग्रिटी। तो ये क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव हमें क्या करना है। तो आगे देखते हैं कुछ इसके पार्ट। अब इसके कीवर्ड्स, जैसे प्रियम्बल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स के बारे में अब देखेंगे। कीवर्ड्स जैसे अभी हमने देखा सॉवरेन, क्या देखा आपने, सॉवरेन के बारे में देखा। तो अब यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे सॉवरेन का मतलब क्या होता है। सॉवरेन का मतलब देखिए जाता कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि नो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब ऐसे है, सुपर अथॉरिटी ओवर कंट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत देश पर कोई ऐसा दूसरा, जैसे अमेरिका मान लो है, अब वो कोई चीज़ कहे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारे उनके बात माने या उनको मानना ही पड़े हमको। ये क्या करते हैं कि हमारी बात पर हमें अपने 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 डिसीजन लेने को क्या हो, फुल इंडिपेंडेंस, यानी कि कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम एनी अदर फोर्सेस, यानी कि ये कह सकते हो। ठीक है, यानी कि कोर इंटरेस्ट में हम क्या कह सकते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होगी हमारे देश की, कि हमारे देश के लिए क्या हो, यानी कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सकें। इंडिपेंडेंट डिसीजन क्या कर सकते हैं, हम टिक टुक कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने आप के लिए, यानी कि नो सुप्रीम अथॉरिटी ओवर अस, यानी कोई भी उस हमारे ऊपर कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर सॉवरेंटी की बात करें तो 2 तरह की आजकल वो बोलते हैं। एक तरह क्या होती है, इसको अगर सॉवरेंटी बात करें,
कौन कौन सी होती है? एक होती है एब्सोल्यूट सॉवरेंटी और एक होती है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, जहां पर इंडिया पूरी तरह से अपने, जैसे कोर इंटरेस्ट है हमारे, कोर इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कंट्री जनरली ओन अपने ऑल जो सारे के सारे डिसीजंस होंगे खुद से लेगी, यानी कि डिसीजन ओन किसी से इन्फ्लुएंस, यानी कि नो डिसीजंस, नन ऑफ द डिसीजंस शुड बी इन्फ्लुएंस, यानी कि जो हमारे डिसीजन होंगे वो क्या होंगे, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। जैसे अगर देखें, बात करें, अगर एग्जांपल अभी आपके लिए दें, तो जैसे इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया S-400 परचेज करने को, ठीक है। कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, रसिया से ले रहे हैं S-400। ये क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। और इसके लिए हमने कहाँ से लिया, ये रसिया से लिया जा रहा है S-400, बट इसको अपोज किसने किया, यूएस ने, अपोज बाई यूएस। बट इंडिया ने क्या हुआ है, इंडिया ने तो किसी की मेजॉरिटी, इनकी बात सुनी नहीं और इंडिया ने इसको परचेज कर लिया, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, इसको परचेज कर ही लिया। तो ये कहाँ पर, ये कोर इंटरेस्ट है, हमारी सिक्योरिटी का है। तो हम क्या, एक तरह ये दिखाता है कि हम क्या है, सॉवरेन है, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। ये क्या इसे बोलते हैं कि एब्सोल्यूट में सॉवरेनिटी बोला जाता है। अब जैसे आपको याद होगा जल्दी रिसेंट में हुआ था, जब जैसे ईरान से ऑयल हम इंपोर्ट करते थे पहले, ठीक है, और यूएस ने क्या किया, उस पर सैंक्शंस लगा दिए यूएस ने, और इंडिया को बोला कि आप ईरान से तेल ना खरीदें। तो इंडिया ने क्या किया, किसी नहीं, इंडिया ने जो इंपोर्ट ऑफ ऑयल था वो क्या किया, बंद कर दिया। यानी कि जो स्टॉप कर दिया। तो ये क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया, इसके इन्फ्लुएंस में आया इंडिया, और हमने ऐसा काम किया, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, रिलेटिव सॉवरेनिटी को दिखाता है, ठीक है। यानी कि जहां पर हमारे कोर इंटरेस्ट होंगे वहां पर जनरली हर कंट्री क्या करती है, कंप्लीट यानी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी होती है, यानी एब्सोल्यूट सॉवरेन होती है, सॉवरेन डिसीजन लेती है, ठीक है। यानी कि जैसे ये, यानी जहाँ पे कोर इंटरेस्ट रहेंगे वहाँ पे क्या होगा, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी होंगे। इंटरेस्ट जहाँ इंडिया को, जैसे सिक्योरिटी का इशू है, तो इंडिया ने परचेज किया है S-400, किया कि नहीं, ठीक है। अगर इसी में जब अगर कोई वैसी बात है, जैसे ये देखिए जो हमने आगे वाले में देखे स्लाइड में, कि जो यूएस ने क्या किया, ईरान में सैंक्शन लगा दिए, ठीक है, सैंक्शन कर दिए ईरान पर। उसके बाद इंडिया ने क्या किया, यूएस ने इंडिया को इन्फ्लुएंस किया कि आप उनसे तेल परचेज ना करें। तो इंडिया ने क्या किया, इंपोर्ट बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो इससे क्या बोलेंगे, दिख रहा है कि हमने उनके इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा काम किया, यानी कि सॉवरेनिटी क्या हो गई, रिलेटिव हो गई। यानी कि इसमें हमने सॉवरेनिटी को अपनी मान लिया कि हाँ उन्होंने ऐसा बोला, तो हमने क्या किया, अपनी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया कि हाँ चलो हमें दूसरे दूसरे सोर्स अवेलेबल हैं तो हम वहाँ से ले लेंगे। तो लेकिन जब कोर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कोर इंटरेस्ट में हम नहीं कोई भी समझौता करेंगे, इसलिए कहेंगे आज का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो कोर एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की जगह क्या है, रिलेटिव सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉवरेनिटी के बारे में। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड आपका है क्या, नेक्स्ट वर्ड क्या था आपका, सॉवरेन के बाद सोशलिस्टिक, क्या था आपका, सोशलिस्टिक। इसका मतलब क्या होता है, समाजवादी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समाजवादी में क्या है, यानी कि कम्युनिस्टिक जो सोशलिज्म होगा, यानी कि हर चीज क्या हो सकती है, स्टेट की हो सकती है, समझ पा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या, सोशलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जो है क्लासलेस, यानी कि इगैलिटेरियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इगैलिटेरियन, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है, इगैलिटेरियन का मतलब क्लासलेस सोसाइटी, यानी कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, क्लासलेस सोसाइटी को बोलते हैं सोशलिस्टिक, ठीक है।
तो यानी कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, और कल्चरली या पॉलिटिकली वो सब क्या होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि नो डिवीजन होगा, नो डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर या सोसाइटी या फिजिकली, ये सब क्या होंगे, इसमें कोई डिफरेंस या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या इकोनॉमिकली कोई डिवीजन नहीं होंगे। तो ये चीज़ें क्या होंगी आपकी, यानी कि अब याद रखिएगा, सोशलिस्टिक मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एगैलिटेरियन सोसाइटी, एगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब क्या है आपका, क्लासलेस सोसाइटी, यानी कि कोई डिवीजन नहीं हुआ कल्चर के आधार पर कि हम सुपीरियर हैं कोई अदर कम्युनिटी इन्फीरियर है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कम्युनिस्टिक की अगर बात करें तो दो तरह का जनरली होता है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, तो ये आपको देखेंगे बाद में हम लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्या था आपका, सॉवरेन हो गया, सोशलिस्टिक हो गया, फिर क्या हुआ, सेकुलरिज्म, क्या हुआ, सॉवरेन, सोशलिस्टिक, फिर इसके बाद सेकुलरिज्म। नेक्स्ट वर्ड क्या था आपका कीवर्ड, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है आपका, धर्मनिरपेक्ष, क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि अ स्टेट, सेकुलरिज्म अगर सिंपल सा वर्ड लिखेंगे, सिंपल सा अगर एक एक दो तीन लाइन में मतलब दो तीन वर्ड में आपको बोलना है तो क्या बोलेंगे, नो स्टेट, नो रिलीजन ऑफ स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट मतलब रिलीजन, नो रिलीजन ऑफ स्टेट, यानी कि जो हमारा राज्य है उसका कोई धर्म नहीं, जैसे आपने सुना, याद सुना होगा, तो इंडिया को बोलते हैं सिर्फ रिपब्लिक इंडिया बोलते हैं। अगर आपने देखा हो पाकिस्तान का नाम अगर कंप्लीट सुना हो तो क्या बोलते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ पर क्या है, क्योंकि स्टेट का रिलीजन क्या है, इस्लाम है। इंडिया में क्या है, कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का, यानी कि ये कह सकते हो कि स्टेट विच डू नॉट हैव एनी रिलीजन, यानी कि जो स्टेट वो है कोई किसी का कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का। तो अगर सेकुलरिज्म की बात करें तो दो तरह के सेकुलरिज्म होते हैं, कौन कौन से, एक नेगेटिव होगा, टू टाइप के सेकुलरिज्म आएंगे आपको, कौन से, नेगेटिव एंड एक होगा आपका पॉजिटिव सेकुलरिज्म। कौन होगा, एक नेगेटिव सेकुलरिज्म होगा, एक पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव का कंसेप्ट है थोड़ा देख लेते हैं। नेगेटिव जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है आपका, ये कहाँ से आया, ये यूरोपियन सेकुलरिज्म बोला जाता है, यूरोपियन या वेस्टर्न सेकुलरिज्म। यानी कि स्टेट में है, यहाँ पर निगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि स्टेट जो होगा कंप्लीटली अवे फ्रॉम रिलीजन, जो स्टेट है वो पूरी तरह से रिलीजन से दूर होगा, यानी कि स्टेट जो है क्या है, कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म की अगर बात करें, तो ये क्या है, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। कौन सा है ये, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको आपने देखा कि इंडिया का ऑफिशियली कोई रिलीजन नहीं है, बट इंडियन जो गवर्नमेंट है प्रमोट करती है ऑल रिलीजन,
उसमें क्या है, कंप्लीटली सेपरेशन है रिलीजन का और स्टेट का, या इसी को लिख लो सेपरेशन, क्या है, कंप्लीटली सेपरेशन, या अबे कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या है, निगेटिव कॉन्सेप्ट है आपका। और दूसरा इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है आपका, पॉजिटिव सेकुलरिज्म बोला जाता है। क्यों क्यों क्योंकि इंडिया जो है क्या करती है, प्रमोट करती है ऑल रिलीजन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अमरनाथ यात्रा कौन कराता है, अमरनाथ यात्रा के लिए कौन सी गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है इंडिया में। ठीक है, सिमिलर क्या देखती है, आप देखते हो हज यात्रा के लिए क्या करते हैं इंडिया, हज यात्रा के लिए भी क्या की दी जाती है, इसमें भी क्या देते हैं, सब्सिडी देते हैं। तो ये दिखाता है कि जो इंडियन कॉन्सेप्ट है वो दोनों रिलीजन के नहीं, ऑल रिलीजन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, और जब वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करें तो वो कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं, उनका कोई रिलीजन से कोई ना ही प्रमोशन का काम होगा और ना ही उनको दबाना या सपोर्ट करना, यानी कंप्लीट सेपरेशन होगा, उसे बोलते हैं नेगेटिव सेकुलरिज्म। और जो दूसरा होगा उसे बोलेंगे पॉजिटिव सेकुलरिज्म। जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है वो कहाँ पर है, इंडिया में हो जाता है। ठीक है, और जो दूसरा होगा वो कहाँ पर होगा, वेस्टर्न सेकुलरिज्म बोला जाता है। आगे और देखते हैं, दो बचे हुए यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक जो हमें बनाना है इसका क्या मतलब है, यानी कि डेमोक्रेटिक क्या होता है, यानी कि जो पीपल हैं, यानी किसको चूज करना है, कौन उनको गवर्न करना है, यानी कि इसमें क्या होगा, पीपल विल चूज, हु विल govern to, who will govern and how will govern, and how। इसका क्या मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, लोग जो चुनेंगे कि कौन हमें गवर्न करेगा। ठीक है, और कौन हमें गवर्न करेगा और कैसे गवर्न करेगा, ये क्या है, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और डेमोक्रेसी का दूसरा भी मतलब क्या होता है, रूल ऑफ मेजॉरिटी, रूल ऑफ मेजॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसमें है, डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी होती है, टू टाइप्स की डेमोक्रेसी भी होती है। कैसे, वन होगी क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहला क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं, तो अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया में कौन सी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो बात करें जरा, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है आपको, जैसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो क्या, रेफरेंडम, रेफरेंडम हो गया आपका। दूसरा प्लेबीसाइट होता है। तीसरा इनिशिएटिव होता है। चौथा क्या होगा, राइट टू, या राइट टू रिकॉल कहिए, या सीधा रिकॉल, क्या बोलते हैं, रिकॉल। अगर इसमें मोटा मोटा देखें रेफरेंडम क्या होता है, अगर तो रेफरेंडम में क्या होता है कि जैसे कोई आपको लॉ है या कोई भी आपने डिसीजन लेना है, तो इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया कहाँ पर, पब्लिक फोरम में, पब्लिक के बीच में इसको रखा गया, कोई मैटर था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, वोटिंग हुई आपकी, और उसमें जो भी 50% जो भी मेजॉरिटी आया, 50% प्लस वन जिन्होंने प्राप्त किया, और उसी उसी का रूल हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं रेफरेंडम। ठीक है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल। आपने एग्जांपल के तौर पे अगर याद याद देखना हो, याद होगा आपको, ब्रेग्जिट का नाम सुना होगा, ब्रिटेन प्लस एग्जिट, तो क्या बोल लेते हैं इसे, ब्रेग्जिट। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन में क्या हुआ था, रेफरेंडम हुआ था, और ब्रिटेन में जब रेफरेंडम हुआ कि हमें यूरोपियन यूनियन से क्या है, बाहर जाना है कि नहीं जाना है, तो ये मैटर किसके पास आया, पब्लिक के पास आया। तो पब्लिक ने क्या किया, उसमें वोटिंग करी,
तो पब्लिक ने जब वोटिंग की तो उसमें आया रेफरेंडम का डिसीजन आया, और उसमें वोटिंग आया किसके बीच, किसके फेवर में, कि हमें ब्रिटेन से एग्जिट होना है, यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को एग्जिट होना है चाहिए। जब डिसीजन आया तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरन जी, उन्होंने रिजाइन किया, और जो उन्होंने फिर दूसरी पार्टी ने उनको बाद उसको लीड किया, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ब्रिटेन से एग्जिट का प्रोसीजर स्टार्ट किया। तो ये है रेफरेंडम, ठीक है। और याद होगा आपका रेफरेंडम और प्लेबिसाइट होता है। प्लेबिसाइट में क्या होता है कि कोई भी अगर इशू है या सब्जेक्ट है, मैटर है, उसको क्या कर सकते हो आप, पब्लिक फोरम में, पब्लिक ने ही डाला हो, यानी कि पब्लिक ने गवर्नमेंट से ऐसा कुछ करने को बोला हो कि इस सब्जेक्ट पे बात की जाए या इस सब्जेक्ट पे हमें कुछ डिसीजन लेना है, तो उस सेम वही प्रोसीजर होगा, लेकिन बस क्या है इसमें क्या होगा, पब्लिक वो मैटर लेके आएगी। रेफरेंडम में क्या है, गवर्नमेंट कोई सब्जेक्ट लेके आएगी लोगों के बीच में, और वो फिर उसके बाद वोटिंग होगी। प्लेबिसाइड में क्या है कि सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट होगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा, पब्लिक के द्वारा लिया जाएगा, और उसके बाद गवर्नमेंट उसको पब्लिक पूरे ओवरऑल पब्लिक फोरम में रखेगी, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट वोटिंग कराएगी, तो उसे प्लेबिसाइड बोलेंगे। फिर ऐसे इनिशिएटिव में भी होता है। और रिकॉल में बस ध्यान रखिएगा, रिकॉल में क्या होता है कि जैसे हमने 5, जैसे इंडिया में क्या होता है 5 ईयर का टेन्योर होता है, ठीक है, एमपी या का भी या एमएलए का भी। तो अगर हमने उसको क्या किया है, हमारे यहाँ रिकॉल होता अगर, तो हमने 2 साल तक उसने काम किया, 2 ईयर्स तक उसने वर्क किया, और उसके बाद हम उसके वर्क से क्या है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, नॉट सेटिस्फाई है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बीच में ही यानी मिड टर्म में ही उसको, मिड टर्म में ही उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी कि रिकॉल कर सकते हैं, उसको वापस बुला सकते हैं कि हमने भेजा था, अब हम ही उसको वापस क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इसे बोलते हैं राइट टू रिकॉल। ये हो गया आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शन के द्वारा होता है, यानी कि इलेक्शन होंगे, एक बार इलेक्शन हो गया, और रिप्रेजेंटेटिव सरकार, गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, नहीं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, एक बार हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया, उसके लिए फिक्स टर्म हो गया, और वो हमारे लिए लॉ बनाएगा। तो ये हो गया आपके जो डेमोक्रेसी के टाइप भी हो गए। अब एक लास्ट जो आपका कीवर्ड देखेंगे, फिर बाकी उसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का जो लास्ट कीवर्ड है क्या, आपको बताया हमने, पहले क्या देखा था हमने, देखिए आपने क्या क्या देखा, सॉवरेन, फिर इसके बाद सोशलिस्टिक, फिर सेकुलर, फिर क्या देखा, डेमोक्रेट। अब क्या बचा आपका, रिपब्लिक। तो अब देखते हैं रिपब्लिक का। तो जो रिपब्लिक है इसका मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट जो होगा, दो मीनिंग रहती हैं, हेड ऑफ स्टेट शुड बी क्या होगा, इलेक्टेड होगा, ठीक है। जैसे आपको याद होगा, और मतलब क्या, जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, मोनार्क होता है, मोनार्क होता है, क्योंकि वहाँ के क्या है, राजा होते हैं वहाँ पर, तो ये क्या है, मोनार्क हो गए। लेकिन इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट है हेड ऑफ स्टेट, तो प्रेसिडेंट क्या है, इलेक्टेड होते हैं, भले वो क्या है, मे बी किसके द्वारा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, बट इलेक्टेड हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो। तो ये पहला पॉइंट क्या हुआ कि हेड ऑफ स्टेट शुड बी इलेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है, यानी कि राइट टू इलेक्ट, मतलब ऑल की कोई भी सिटीजन है, नेक्स्ट सिटीजन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनी सिटीजन और ऑल सिटीजन हैव अ राइट टू, एनी सिटी ऑल सिटीजन हैव अ राइट टू इलेक्ट, यानी कि हर आदमी को एक अपने चुनाव, मतलब चुनाव किया जा सकता है, उसको किसी भी पोस्ट पर जाने का अधिकार है। यानी कि एवरी कम्युनिटी के साथ डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब रिपब्लिक हो सकती है। यानी कि दो चीज़ें ध्यान रखना कि हेड ऑफ स्टेट शुड बी इलेक्टेड और ऑल सिटीजन हैव राइट टू इलेक्ट, यानी कि मतलब राइट टू इलेक्टेड फॉर द
पोस्ट ऑफ हेड ऑफ स्टेट, यानी हेड ऑफ स्टेट की जो पोस्ट है उसके लिए सभी लोग एलिजिबल होंगे, सभी लोग चुने जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल अब देखिए, जो फर्स्ट अभी रिसेंट में एग्जाम में क्या है कि जो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। अब आप कहोगे ट्राइबल हैं कैसे बन गई, तो ये हमारे यहाँ पे ऐसा प्रोविजंस है कि कोई भी बंदा, कोई भी मतलब लेडीज मेल फीमेल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कोई भी बंदा मतलब मेंबर इसका बन सकता है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। तो सामने एग्जांपल आपका फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, माननीय जी श्रीमती क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी। क्या नाम है उनका, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये कौन से नंबर की हैं, 15th नंबर की प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया कीवर्ड्स में। पहले देखा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिकॉल करना चाहें, फिर इसके बाद क्या देखा, सारे कीवर्ड्स देखे, सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये सारे हमने देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जैसे जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड होंगे तो वो हम भी आगे देखेंगे। आज की क्लास में यहीं पर एंड करते हैं। और थैंक यू सपोर्ट के लिए, आपके लिए बहुत बहुत प्यार आप लोग दे रहे हैं और आगे बनाए रखिएगा। और हमें जब कमेंट जरूर किया करिए और देखिए भी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं इस क्लास को। एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर आप किया करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम कुछ और चीज़ें भी आपके लिए कर सकेंगे और नई चीज़ें भी आप सजेशन भी दे सकते हैं। तो कमेंट के थ्रू ये आपसे अभी कंटेक्शन हो पाएगा और कुछ समय बाद, बहुत दिनों बाद जल्दी हम लोग फिर लाइव क्लासेस किया करेंगे। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर